So in our last class, we have introduced the basic terms and theories of ultraviolet spectroscopy. One of the terms we have discussed so far was the chromophore. So actually what the chromophore is, it is an atom or a group of atom in or any structural feature in a molecule that is responsible to absorb the UV visible radiation. तो हम किसी ग्रुप किसी मालिक्यूल के अंदर कोई एक स्ट्रक्चरल फीचर या कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो यूवी विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हों उनको हमने क्या नाम दिया था, क्रोमोफोर्स का नाम दिया था. तो मोस्टली दिस टर्म वाज ड्राइव्ड फ्रॉम chroma, and that means the color. So those compounds, those absorbed in the visible region can be called as chromophores. जैसा कि क्रोमो निकला है क्रोमा से, इसका मतलब क्या हुआ, कलर. तो वो कंपाउंड्स जो कलर्ड हों, जो कलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हों, उनको शुरू में क्रोमोफोर्स कहा जाता था. लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ विजिबल रेंज में ही एब्जॉर्ब करें, बल्कि वो कंपाउंड्स या वो स्ट्रक्चरल फीचर्स जो यूवी रीजन में भी एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस को, उनको भी हम क्रोमोफोर्स का नाम देते हैं. जैसा कि एग्जांपल मैंने एल्डिहाइड का कहा था. अगर आप एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर पे थोड़ा नज़र दौड़ाएं तो इसमें कार्बोनाइल है, ठीक है. और ये जो एल्डिहाइड है, इट इज एब्जॉर्बिंग इन द यूवी रीजन. ये विजिबल रीजन में रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन वी हैव ए क्रोमोफोर हियर दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप. इट मीन्स कि ज़रूर नहीं कि ये सारे विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने वाले ही क्रोमोफोर्स हों, बल्कि यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने वाले स्ट्रक्चरल फीचर्स को भी हम क्रोमोफोर्स कह सकते हैं. इसी तरह हमने ये कहा था कि जो क्रोमोफोर्स होते हैं, मोस्टली जो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, वो किसी विजिबल रीजन में रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है वो हमें नज़र नहीं आती, वो कलर रिफ्लेक्ट नहीं करते. उस कंपाउंड का जो कलर होता है वो कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ द एब्जॉर्ब रेडिएशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, वॉयलेट अगर एब्जॉर्ब हो, जिसका वेवलेंथ रेंज 400 टू 435 नैनोमीटर है, तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ वॉयलेट? दैट इज येलो ग्रीन. सो उस कंपाउंड का कलर जो होगा वो येलो ग्रीन होगा. सेम इसी तरह अगर कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करता हो ब्लू रेडिएशंस को, जिनका वेवलेंथ रेंज 435 से 480 नैनोमीटर है, तो उस कंपाउंड का जो कलर होगा वो येलो कलर होगा, वो येलो कलर्ड का कंपाउंड होगा. तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें नजर आएगा. बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता क्या है? ऑब्जर्वेबल या इंसानी आंख जिस कलर को परसीव करती है, उस कलर को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर 400 टू 435 नैनोमीटर की रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो बाकी रेडिएशंस या स्कैटर होंगी या रिफ्लेक्ट होंगी, तो उनका जो एक कलेक्टिव कलर जो इंसानी आंख जिसको डिटेक्ट कर पाएगा, वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा. ठीक है. तो बेसिकली इफ एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है तो दूसरी वेवलेंथ या सम कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ्स परसीव होती हैं, तो इन वेवलेंथ्स को हम क्या कहते हैं? के कलर को हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं. सेम इसी तरह लास्ट वन, रेड अगर कलर एब्जॉर्ब हो तो उस कंपाउंड का कलर ब्लू ग्रीन होगा. ठीक है. अच्छा, इस इंफॉर्मेशन से हमें एक और फायदा मिलता है कि ये कि अगर किसी कंपाउंड के कलर को देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन किस रेंज में होना चाहिए. ठीक है. जैसे अगर कोई येलो कलर्ड कंपाउंड है तो इसका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, इवन आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे एक्सपेरिमेंट किए बगैर बता सकते हैं कि इसका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन किस रेंज में होना चाहिए. तो ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो, तो इसका एब्जॉर्ब कलर क्या होगा? ब्लू. इट मीन्स कि अगर कोई कंपाउंड है तो
इसका जो ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा वो 435 से 480 नैनोमीटर के अराउंड इस वेवलेंथ रेंज में ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड का कलर ब्लू है तो इट मीन्स कि ये किस कलर की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, ये 580 595 के अराउंड में, यानी येलो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। तो आप एब्जॉर्बेंस को देख के कलर, तो एब्जॉर्ब रेडिएशंस की वजह से हमें कम्प्लीमेंट्री कलर परसीव होता है, और कम्प्लीमेंट्री कलर अगर आपको कंपाउंड का कलर मालूम हो तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो जो second term that we have introduced so far in our last lecture is auxochrome. ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? हमने ये कहा था कि क्रोमोफोर जो बेसिकली ए स्ट्रक्चरल फीचर और ए ग्रुप ऑफ एटम, ये मॉलिक्यूल के अंदर दिस इज नॉट ओनली द थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द wavelength of maximum absorption, but there are some electronic and nuclear environment around these chromophores which also affect on the absorption spectrum of the chromophores. Chromophores का जो nuclear environment जो होता है या molecular environment जो होता है वो क्रोमोफोर के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे इफेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्रोमोफोर के इतराफ में अटैच अगर कोई ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो या कोई स्ट्रक्चरल फीचर हो जो क्रोमोफोर के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को चेंज करे, तो उनको हम क्या नाम देंगे? ऑक्सोक्रोम्स का नाम देते हैं, ठीक है। ऑक्सोक्रोम्स दे डू नॉट एक्चुअली absorb radiation by themselves, but they assist in the absorption of chromophores. ये खुद एब्जॉर्ब नहीं करते रेडिएशंस को, लेकिन क्रोमोफोर्स की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में या तो शिफ्ट लाते हैं या उनकी इंटेंसिटी को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप्स हम लाइक एग्जांपल करें OH, NH2 है, SH है और हेलोजन्स हैं, ये ऑक्सोक्रोम्स हैं, ठीक है। अच्छा, ऑक्सोक्रोम्स क्यों है? क्योंकि अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई क्रोमोफोर ना हो लेकिन इनमें सिर्फ यही स्ट्रक्चरल फीचर्स हों, तो इनका जो एब्जॉर्बेंस होता है वो यूवी विजिबल रेंज में नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर नॉट क्रोमोफोर्स। लेकिन अगर ये किसी क्रोमोफोर के साथ अटैच हों तो उसके स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके थे और फिर से यहाँ पे रिवाइज करते हैं कि ये स्ट्रक्चर है बेसिकली एसीटोन का। एसीटोन का वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्या है? 279 नैनोमीटर। सेम इसी तरह ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन का लैम्डा मैक्स यानी वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्या है? 291 नैनोमीटर है। तो इन दोनों में chromophore is same. Look here, this is carbonyl, this is carbonyl, and carbonyl के साथ दो कार्बन अटैच, दो कार्बन अटैच। तो this structural feature is common in both acetone and cyclohexane. But here is some additional structural feature in cyclohexane कि इसमें 3 कार्बन additionally अटैच हैं cyclic pattern में, ठीक है। तो अब इसकी वजह से वेवलेंथ शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। तो लॉन्गर वेवलेंथ इट मींस कि दीज आर प्लेइंग द रोल ऑफ ऑक्सोक्रोम। ये क्रोमोफोर के स्पेक्ट्रल पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उनकी वेवलेंथ को शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सोक्रोम्स कहेंगे। इसी तरह बहुत सारी रीजंस और सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें 1,5-हेक्साडाइन जिसका लैम्डा मैक्स कितना है? 178 नैनोमीटर। दिस वन पोजीशन यहाँ पे है 15 पे, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, पोजीशन डिफरेंट है डबल बॉन्ड का 2 and 4, 1 2 3 4, 2 and 4 पे डबल बॉन्ड है। तो इसका जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट हुआ 178 से 227 तक जस्ट
क्या हुआ, डबल बॉन्ड के पोजीशन चेंज होने की वजह से। ये वेवलेंथ शिफ्ट किस वजह से था, कंजुगेशन। यहाँ पे कंजुगेशन है, यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, तो इस कंजुगेशन की वजह से वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। तो इसी तरह एक जनरलाइज पैटर्न बन जाता है, वो ऑक्सोक्रोम्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो उनकी वजह से वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। और वो ऑक्सोक्रोम्स या सब्स्टिट्यूएंट्स या एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राविंग हो, ठीक है, तो उनकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। यानी जितनी कंजुगेशन को फेवर मिलेगी वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, और कंजुगेशन की प्रोबेबिलिटी जितनी कम होगी वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन उतनी ही कम हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो here is the third example, इथाइलिन है लैम्डा मैक्स 171 नैनोमीटर, ठीक है, ये इथाइलिन है जिसका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है 171 नैनोमीटर। सेम एसीटोन का हमने क्या कहा था शुरू में 279 नैनोमीटर। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में क्रोटोन एल्डिहाइड है, बेसिकली इस स्ट्रक्चर में इथाइलिन एंड एसीटोन दोनों कंबाइन एक ही स्ट्रक्चर के अंदर हैं, और यहाँ पे कार्बोनाइल और इथाइलिन के जो डबल बॉन्ड्स हैं वो कंजुगेशन में। इस कंजुगेशन की वजह से इसका जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कितना हुआ 290 नैनोमीटर। समझ में आ गया यहाँ तक। तो इट मीन्स कि यहाँ पे शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ है, किस वजह से, इसलिए कि कंजुगेशन इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पे। तो जैसे जैसे कंजुगेशन जितनी ज़्यादा होती जाएगी वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन उतनी लॉन्गर होती जाएगी, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बेंजीन। बेंजीन में का जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो है 255 नैनोमीटर, ठीक है। तो बेंजीन एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेसिकली ना, ये डबल बॉन्ड्स यहाँ पे रेजोनेट, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स ये रेजोनेट करते रहते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग OH, ठीक है। इसकी वजह से इट इज फेवरिंग द रेजोनेंस ऑफ दिस एरोमेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से कंजुगेशन को और ज़्यादा फेवर मिलती है, जिसकी वजह से इसका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मजीद शिफ्ट हो रहा है, दैट इज 270 नैनोमीटर इन फिनोल। अब सेम केस, look here, the aniline has wavelength of absorption at 280 nanometer. Why this happen? This wavelength is even at longer wavelength than that of phenol. तो OH के मुकाबले में aniline का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो it induce the mesomeric more effective mesomeric effect as compared to the OH। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन उतनी ही लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विथ ड्राविंग ग्रुप्स लैम्डा मैक्स को शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करते हैं। अच्छा, तो ऑक्सोक्रोम्स की वजह से हमें डिफरेंट काइंड्स के स्पेक्ट्रल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसा कि इस स्ट्रक्चर से आपको नज़र आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल ये किसी कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये इसका एब्जॉर्प्शन बैंड है, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ। एक ये नॉर्मल क्रोमोफोर है। अब अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसा अटैच हो सकता है जो इसकी इंटेंसिटी को, एब्जॉर्प्शन पीक की इंटेंसिटी को बढ़ा दे, ठीक है, और
एक्स, जैसा कि ये आप इसको ये इंक्रीज भी कर सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट या ऑक्सोक्रोम ऐसा अटैच हो जो इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की इंटेंसिटी को कम कर दे, ये कहलाएगा हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। हाइपर इंक्रीज, हाइपो डिक्रीज, तो ये हाइपरक्रोमिक इफेक्ट इंक्रीजिंग द कलर इंटेंसिटी, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट डिक्रीजिंग द कलर इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये वो सब्स्टिट्यूएंट जो कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे वो हाइपरक्रोमिक होंगे, जो कलर की इंटेंसिटी को डिक्रीज करेंगे वो हाइपोक्रोमिक होंगे। ठीक है, तो ये इंक्रीज इन इंटेंसिटी के बेस पे दो क्लासेस हुई। इसी तरह क्रोमोफोर्स जो हैं वो क्रोमोफोर्स के वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन को ऑक्सोक्रोम्स कैन शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्टिंग होगी इसको आप ब्लू बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहेंगे। ठीक है, रेड लॉन्गर वेवलेंथ होता है, ब्लू शॉर्टर वेवलेंथ। सो इसको आप ये शिफ्ट लॉन्गर वेवलेंथ है तो रेड शिफ्ट भी कह सकते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट भी कह सकते हैं। इसी तरह वो ऑक्सोक्रोम जो क्रोमोफोर्स की एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी को शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेंगे, इनको हम क्या कह सकते हैं, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट इसको, और इस शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह हमने सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट डिस्कस किया ऑन द वेवलेंथ ऑफ chromophores and the intensity of chromophores। तो इस तरह हमारे पास 4 टाइप्स की इफेक्ट्स ऑब्जर्व देखने को मिलते हैं। बेथोक्रोमिक शिफ्ट, ये शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर एनर्जी है और लॉन्गर वेवलेंथ। बेथोक्रोमिक शिफ्ट लॉन्गर वेवलेंथ मींस लो एनर्जी की तरफ शिफ्टिंग हो रही है। हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसमें क्या हो रहा है, हायर एनर्जी की तरफ शिफ्टिंग हो रही है या शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट इंक्रीज इन इंटेंसिटी हो रही है, और इसी तरह हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबल इफेक्ट्स हैं ऑक्सोक्रोम्स के जो हमें यूजुअली देखने को मिलते हैं इन क्रोमोफोर्स की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने से। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि कंजुगेशन कैसे वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करती है। डू यू हैव एनी आइडिया? कंजुगेशन के बढ़ जाने से वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होती है टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, व्हाई? सर क्योंकि जब कंजुगेशन वगैरह जब होता है तो इसमें जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह बनते जाएंगे क्योंकि एनर्जी कम होती जाती है। जब एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, शाबाश। तो हम इसको थोड़ा इलोबरेट करेंगे आपके आंसर को। तो इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑन वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन देखेंगे। बेसिकली वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होती है, यानी जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आ रही होगी उसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा मैक्स या वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एक केस स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, तो इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक ही पाई सिस्टम है, दैट इज पाई। तो अगर आप इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए तो ये क्या होगा, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मीन्स पाई एंड पाई स्टार बनेगा। ठीक है, तो दिस वन होमो हुआ पाई, और ये जो पाई स्टार है ये क्या हुआ, लोमो। होमो highest occupied molecular orbital, so this molecular orbital is occupied by electron, so this one is homo, and the anti-bonding one is the LOMO, lowest unoccupied molecular orbital। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, जब रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से
पाई से पाई स्टार में चला जाएगा। सो ये ट्रांजिशन होगी। इस ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या है, डेल्टा ई। ठीक है, मीन्स की तो इस तरह ये जो अगर हम बात करें इथाइलिन की, तो इसके लिए जो वेवलेंथ, इसका जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो 171 नैनोमीटर होता है। ठीक है, इसका जो डेल्टा ई है आप इसको एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या वेवलेंथ के टर्म में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज 171 नैनोमीटर। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा केस स्टडी करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड में का एक हम इजाफा करते हैं यहाँ पे सेकंड, इसमें यहाँ पे देखें अभी। अब हमने क्या किया, एक और डबल बॉन्ड का एक और पाई सिस्टम इंक्रीज की, विच मीन्स कि हमने अब कंजुगेशन इंट्रोड्यूस करवाई है। अब इस कंजुगेशन के इंट्रोड्यूस होने से एडिशनल डबल बॉन्ड की वजह से कंजुगेशन डेफिनेटली इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पे। कंजुगेशन की वजह से अब यहाँ पे हमारे पास टोटल पाई सिस्टम्स कितने हुए, एक पाई सिस्टम ये रहा, दूसरा पाई सिस्टम ये रहा। तो इट मीन्स कि दो बॉन्डिंग और दो एंटी बॉन्डिंग बनेंगी। इस केस में पाई 1 एंड पाई 2 आर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड इसमें पाई 2 अब क्या होगा, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो, और पाई 3 स्टार जो होगा वो लोमो हुआ, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जबकि यहाँ पे अब जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी, इस केस में लाइट एब्जॉर्ब होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पाई 2 से पाई 3 स्टार में इनके इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होगी। अब ये जो एनर्जी रिक्वायर होगी इस ट्रांजिशन के लिए एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस, इस एनर्जी इस ट्रांजिशन में क्या होगी, एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी जो है वो कम रिक्वायर्ड होगी फॉर दिस ट्रांजिशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल पाई इलेक्ट्रॉन्स के आने से एडिशनल एनर्जी लेवल्स बने और होमो और लोमो के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम हो गया, इनके बीच में एनर्जी गैप कम हो जाता है जैसे जैसे डबल बॉन्ड्स की तादाद बढ़ती जाती है। इस तरह अब इस केस में देखें तो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन जो हो रिपोर्ट की गई है ये 1,3 ब्यूटाडाइन हुआ ना, इसके लिए 217 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन रिकॉर्ड किया गया है। पहले वाले का कितना था, 171, इस मीन्स कि वो हायर एनर्जी पे था, हायर एनर्जी था, वहाँ पे होमोलोमो डिफरेंस एनर्जी गैप ज़्यादा था, यहाँ पे होमोलोमो का जो एनर्जी गैप है वो कम हो गया है ड्यू टू एडिशनल डबल बॉन्ड की वजह से, कंजुगेशन की वजह से। तो इस तरह जब कंजुगेशन होती है तो डबल बॉन्ड की वजह से, एडिशनल डबल बॉन्ड्स की वजह से होमो और लोमो का एनर्जी गैप कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखें इस डेल्टा ई के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 217 नैनोमीटर। ठीक है, तो जैसे जैसे आप डबल बॉन्ड्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो होमो और लोमो के बीच में एनर्जी गैप कम होता जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह एनर्जी गैप कम होता जाएगा होमो लोमो। इस केस में पहले केस में होमो लोमो गैप ज़्यादा था, दूसरे में फिर तीसरे में और डबल बॉन्ड्स बढ़ाएं तो और होमो लोमो के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम होता जाएगा और इस तरह ये एब्जॉर्ब करेंगे एट लॉन्गर वेवलेंथ। इट मीन्स कि अगर गैप कम होगा एनर्जी डिफरेंस कम होगी, एनर्जी का ताल्लुक किससे है, वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ से, एनर्जी डिफरेंस कम होगी तो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल जहाँ पे हम हेक्सा 135 ट्राइन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 सिस्टम्स हैं पाई सिस्टम्स, तो 3 बॉन्डिंग बनेंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। ठीक है, अब इस केस में भी सेम वही कहानी, दिस वन इज लोमो, पाई स्टार पाई 4 स्टार लोमो बना और जो पाई 3 है वो होमो बना। अब यहाँ पे देखें एनर्जी डिफरेंस और कम हो गई है बिटवीन होमो एंड लोमो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन इजी है ना, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो लोमो कम है तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन
उतनी आसानी से होगी, इसका मतलब इसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इस कम एनर्जी कहाँ से मिलेगी इसको? लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन से। अभी आ गई 258 नैनोमीटर, ठीक है। तो energetically most favorable pi star excitation occurs from highest energy bonding pi orbital HOMO to lowest energy और anti bonding orbital LOMO। तो इसमें जो मोस्ट फेवरेबल एक्साइटेशन होती है वो HOMO to LOMO होती है तमाम मॉलिक्यूल्स में। अच्छा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया गया है। इस स्पेक्ट्रम से आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है जिसमें ये कॉमन स्ट्रक्चर है और यहाँ पे n मीन्स इट रिप्रेजेंटिंग ए नंबर, ठीक है। तो n3 मीन्स कि यहाँ पे ये ग्रुप्स 3 हैं, 3 ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स कितने होंगे? तकरीबन तीन डबल बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स हैं, इसके मुकाबले में यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड्स हैं, इसके मुकाबले में इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे 5 डबल बॉन्ड्स हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है पहला ग्रीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये 3 डबल बॉन्ड्स वाला स्ट्रक्चर है। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे देखें कि इसका जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ, ये 200 से 380 तक का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये शॉर्टर वेवलेंथ रेंज में है। अगर हम इसका लैम्डा मैक्स सिलेक्ट करें, ये रहा, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ रेंज में। जबकि 4 कार्बन वाले का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें, ये टुवर्ड्स रेड शिफ्ट हुआ है, बेथोक्रोमिक शिफ्टिंग हुई है। इसका जो एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स होगा वो ये यहाँ पे होगा, इट मीन्स कि ये लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट हुआ। जैसे जैसे आप कार्बन यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बढ़ाएंगे, 5th पे आ जाएंगे, तो ये और भी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ। अब इस केस में इसका लैम्डा मैक्स यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखें कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम चेंज हो रहा है बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, लेकिन स्ट्रक्चर आपको कॉमन नजर आ रही है क्योंकि इनका स्ट्रक्चरल फीचर्स सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स में इजाफा हो रहा है। तो इस वजह से इनकी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। विद इंक्रीज इन डबल बॉन्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ और लो एनर्जी, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसी तरह जितने बताया कि जितने जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतना वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो उतना ही लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने 135 ट्राइंग की बात की थी, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसका 258 नैनोमीटर है। स्टिल इट इज़ इन यूवी रीजन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप बीटा कैरोटीन की बात करें, बीटा कैरोटीन ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपको कितने डबल बॉन्ड्स नजर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये सारे 11 डबल बॉन्ड्स जो हैं वो कंजुगेशन में है, ठीक है। तो इस वजह से अब जित डबल बॉन्ड्स की तादाद ज्यादा हो गई ना, तो अब इसका जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कितना है? 470 नैनोमीटर, 470 नैनोमीटर। पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए होमो टू लोमो एनर्जी डिफरेंस जो है वो 470 नैनोमीटर का है। इट मीन्स कि ये अब विजिबल रेंज में आ गया। तो जैसे जैसे आप डबल बॉन्ड्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो ये इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यूवी से विजिबल रेंज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि आप डबल बॉन्ड्स की तादाद बढ़ा के कलर ऑफ द कंपाउंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड्स कम होंगे वो डेफिनेटली वॉयलेट और ब्लू रीजन में होंगे, और जहाँ पे डबल बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे वो रेड रीजन में उनका कलर होगा, ठीक है। तो आप इस तरह कलर ऑफ द कंपाउंड भी चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द कंजुगेशन या बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन कंजुगेशन सिस्टम। अच्छा,
हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि हाउ दीज क्रोमोफोर्स आर चेंजिंग देयर कलर एंड हाउ कैन वी यूज फॉर आवर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। क्रोमोफोर्स की बात करें तो आपने मिथाइल ऑरेंज का नाम सुना होगा। इट्स इंडिकेटर फॉर पीएच, टू डिटेक्ट द पीएच चेंज। टाइट्रेशन में इसको यूज करते हैं यूजुअली पीएच चेंज की बेस पे एज ए एंड पॉइंट मालूम करने के लिए। तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर ये है, ये मिथाइल ऑरेंज का, ठीक है। तो ये एसिड, ये बेस में बेसिक पीएच पे, या अगर कोई बेस हो तो उस बेस में इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है, ठीक है। जबकि एसिड्स में इसका कलर रेड होता है। तो जब आप टाइट्रेशन करते हैं किसी वीक एसिड्स या वीक बेसिस का स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ या इस तरह से सोन, तो इनका कलर टाइट्रेशन के दौरान इनका कलर जब आप एसिड से बेस की तरफ जाते हैं तो इनका कलर रेड से ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कलर चेंज क्यों हुआ है? बेसिकली इसलिए कि ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का मिथाइल ऑरेंज है, इसका कलर, येलो कलर का जो मिथाइल ऑरेंज है, इसका कलर जो है वो, इसका जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो 420 नैनोमीटर है। जबकि जो रेड कलर का मिथाइल ऑरेंज है, ये कंप्लीट रेड, अच्छा, रेड कलर का जो मिथाइल ऑरेंज है इसका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन 540 नैनोमीटर होता है। इट मीन्स कि येलो वाला जो कंपाउंड है वो उसकी वो लो एनर्जी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, यानी होमो-लोमो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा है, जबकि होमो-लोमो एनर्जी डिफरेंस रेड वाले में कम है। इस वजह से ये लो एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, जबकि येलो वाला हाई एनर्जी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। अब ये डिफरेंस वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्यों है, ये हम स्ट्रक्चर पे देखें तो हमें पता चलेगा। नॉर्मली बेस में कोई प्रोटॉन नहीं होता, तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होती। दिस नाइट्रोजन इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस विद द रिमेनिंग पार्ट। लेकिन जब आप पीएच को डिक्रीज करते हैं, एसिडिक पीएच पे जाते हैं, तो ये नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो जाता है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया प्रोटॉन की वजह से। अब इस प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अब पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये कंजुगेशन इन आ जाएगी यहाँ पे। कैसे? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर जो दो लोन पेयर हैं वो यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है। जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होके यहाँ इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस तरह अब यहाँ देखें, अब ये स्ट्रक्चर बन जाएगी इस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट की वजह से, इस कंजुगेशन की वजह से। अब फिर दोबारा से ये रिवर्स में दोबारा से वही प्रोसेस होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ शिफ्ट हो सकता है, देन ये यहाँ शिफ्ट होगा, और इसी तरह फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इस पे दोबारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे कंजुगेशन आ गई। अब इस कंजुगेशन की वजह से होमो-लोमो एनर्जी डिफरेंस कम होगा और इसका जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। सो दिस इज द बेसिकली मैकेनिज्म how the methyl orange is working as indicator in pH titration. ये एक मैकेनिज्म मैंने समझा दिया, सेम वही है कि how it is working as indicator। अच्छा, एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं क्रोमोफोर्स की। आप लोगों ने रेटिनॉल का नाम सुना होगा। रेटिनॉल बेसिकली आप आंख में क्या होता है, रेटिना होता है ना, रेटिना।
तो इसका मतलब ये हो कि रेटिनॉल इज प्रेजेंट इन रेटिना। इसका मतलब इसका ताल्लुक विजन से है, रेटिनॉल का ताल्लुक। ये रेटिनॉल को आप विटामिन ए भी कह सकते हैं, विटामिन ए भी कहा जाता है इसको। तो अब जब आप किसी की विजन कमज़ोर हो जाती है तो मोस्टली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन ए, ठीक है। तो ये रेटिनॉल है। ये बेसिकली दो कन्फर्मेशनल स्टेट्स में होता है, यानी विजन में बिनाई में इसका फंक्शन क्या होता है, किसी भी इमेज, किसी भी चीज़ का इमेज बनाने में ब्रेन में आँख के थ्रू। तो ये बेसिकली दो कन्फर्मेशनल स्टेट्स में होता है, एक 11 सिस पोजीशन, एक 11 सिस कन्फिग्रेशन, 11 सिस कन्फिग्रेशन। 11 सिस का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 सिस रेटिनॉल, ये रेटिनॉल है। AL ऑल मीन्स दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है। 11 रेटिनॉल मीन्स कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एट पोजीशन 11, ये सिस पोजीशन में है। यहाँ से आप नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11th पोजीशन आती है। तो 11th पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखें इसकी कन्फिग्रेशन क्या है, सिस, इसको सिस कहते हैं ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं वो एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, तो आप इसको सिस कहेंगे। अच्छा, इसका जो दूसरा कन्फिग्रेशनल फॉर्म है वो ट्रांस है। अब यहाँ पे जो देखें ये 11th कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th पोजीशन पे जो कार्बन है, अब यहाँ पे ट्रांस है, ट्रांस पोजीशन पे ट्रांस, ये ट्रांस हुआ जहाँ पे अपोजिट टू ईच अदर हो सब्स्टिट्यूएंट्स अराउंड द डबल बॉन्ड, ये ट्रांस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो कन्फिग्रेशंस हैं इसकी, एक रेटिनॉल की, एक 11 सिस और दूसरा ऑल ट्रांस। इसको ऑल ट्रांस भी कह सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे डबल बॉन्ड्स ट्रांस कन्फिग्रेशन में है, इस चेन में ऑल ट्रांस। तो इस तरह जब रेडिएशंस या फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं, फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं, आप फोटोन को गामा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब लाइट एब्जॉर्ब होती है तो ये क्या होता है, सिस से ऑल ट्रांस में, 11 सिस से ऑल ट्रांस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस तरह जब इस 11 सिस से ऑल ट्रांस में ट्रांसफॉर्म होते वक्त ऑप्सिन प्रोटीन को ट्रिगर कर रहा होता है, ऑप्सिन प्रोटीन को ट्रिगर करता है और ब्रेन की तरफ थ्रू ऑप्सिन प्रोटीन सिग्नल भेजता है। और ये ऑप्सिन जो है वो ब्रेन में जाके क्या करता है, जैसे जैसे फोटॉन्स परसीव हुए हैं, रिसीव हुए हैं, उसी फोटोन के हिसाब से इमेज जो है वो ब्रेन में बनाता है या ब्रेन को इमेज डिलीवर करता है। तो इस तरह अब यहाँ पे हर फोटोन की एनर्जी डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट फोटॉन्स का 11 सिस टू ऑल ट्रांस ट्रिगर करने का जो फिनोमेना है उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा, और डिफरेंट इंटरमीडिएट्स जो हैं वो ऑप्सिन प्रोटीन के साथ डिफरेंट टाइप्स के कम्प्लेक्सेस बनाएंगे, और जैसी फोटोन रिसीव होगी उसी तरह का इमेज जो है वो इमेज ब्रेन में बनेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सेस ऑफ रेटिनॉल एंड ऑप्सिन, ठीक है। तो ये आप विकिपीडिया पे जाके रेटिनॉल के बारे में डिस्कस करें तो ये विजन में इसका रोल जो है वहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। तो हाउ द chromophores interact with light and how they play a role in our practical and life and in biological systems। तो ये दो examples हमने डिस्कस की। तो ये रेटिनॉल विटामिन ए भी एक क्रोमोफोर है, और इसका एक मेजर रोल जो है वो हमारी विजन और ऑब्जेक्ट्स का इमेज बनाना और फोटोन्स को परसीव करना और डिफरेंट कलर्स को ट्रांसफॉर्म करना ब्रेन में, ये सारा फंक्शन जो है होता है थ्रू आई। ये सारा फंक्शन जो होता है वो इस रेटिनॉल का होता है, ठीक है। तो रेटिनॉल इज आल्सो ए क्रोमोफोर। अच्छा, अब हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे जिनकी बेस पे
जिनकी मदद से हम डिफरेंट क्रोमोफोर्स का वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जानना हो तो क्या करते हैं नॉर्मली? अगर आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है तो सिंपली कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाएंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे रन करेंगे, स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, और फिर आपको आपके स्पेक्ट्रा में जिस पॉइंट पे एब्जॉर्प्शन पीक ज़्यादा होगी उसको आप क्या कहेंगे? लेम्डा मैक्स कहेंगे। ठीक है, लेम्डा मैक्स कहेंगे। तो ये तो अब बहुत आसान हुआ है, लेम्डा मैक्स यानी वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन प्रिडिक्ट करना ड्यू टू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। लेकिन शुरू में जब इंस्ट्रूमेंटेशंस नहीं थी तो साइंटिस्ट्स ट्राई करते थे कि वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस को कैसे डिटरमिन करें। तो डिफरेंट कंपाउंड्स पे, मल्टीपल कंपाउंड्स पे स्टडी करने के बाद डिफरेंट साइंटिस्ट कुछ कंक्लूजन्स पे आ गए, और उन कंक्लूजन्स की बेस पे उन्होंने अपने रूल्स बनाए, जिन रूल्स को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स का वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मालूम कर सकते हैं। तो उनमें से एक रूल है वुडवार्ड्स फेसर रूल फॉर डाइन्स। ये रूल बेसिकली डाइन्स के लिए अप्लाई होता है। वुडवार्ड फेसर रूल की मदद से हम डाइन्स का वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मालूम कर सकते हैं। डाइइन मीन्स टू इन्स, टू डबल बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल ये एक डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है, ये दूसरा डबल बॉन्ड हुआ, तो इस तरह ये एक डाइइन हुआ। ये साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है, ए साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम डाइन्स के लिए वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, rules rules are formulated first by Woodward and later by Fesser to predict the position of absorption in open chain and cyclic conjugated dienes. ओपन चेन और साइक्लिक कंजुगेटेड डाइन्स का वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रिडिक्ट करने के लिए पहले एक रूल वुडवार्ड ने फॉर्मुलेट किया था, और फिर बाद में फेसर ने इस पे फर्दर वर्कआउट किया, और इस तरह इन्होंने जो रूल्स बनाए उसके मुताबिक पहले डाइन सिस्टम्स को दो मेजर क्लासेस में कैटेगराइज किया। एक क्लास को इन्होंने कहा हेट्रो एन्यूलर डाइन, यानी कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सेपरेट रिंग में हो तो ये हेट्रो एन्यूलर डाइन हुआ। होमो एन्यूलर डाइन, अगर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सेम रिंग में हो तो ये होमो एन्यूलर डाइन हुआ। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हेट्रो एन्यूलर की बात करूं तो ये दो रिंग्स, फ्यूज रिंग्स हैं, ठीक है, एक रिंग ये रहा, दूसरा रिंग ये रहा। अब एक डबल बॉन्ड में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ देखें ये दोनों जो हैं वो एक ही रिंग के अंदर हैं, डबल बॉन्ड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला होमो एन्यूलर डाइन हुआ, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड इन सेम रिंग। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है। तो आप होमो एन्यूलर डाइन को सिसॉइड का नाम भी दे सकते हैं, सिसॉइड, आप इसको सिसॉइड। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिसॉइड है। अच्छा, इसी तरह ट्रांसॉइड, ट्रांसॉइड की बात करें या हेट्रो एन्यूलर की बात करें तो डिफरेंट रिंग्स में इसी के अंदर ही आप देख लें, ये एक डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड, तो ये दोनों ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में हैं और दो डिफरेंट रिंग्स में हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? हेट्रो एन्यूलर डाइन कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने दो क्लासेस डाइन सिस्टम्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया, heteroannular that is transoid and homoannular that is schizoid। अच्छा, अब हम वुडवार्ड फेजर रूल के बारे में डिस्कस करते हैं कि पहले इन्होंने दो क्लासेस में डाइन्स को कैटेगराइज किया।
उसके बाद चूंकि ये जो कंक्लूजन्स इन्होंने निकाली हुई हैं इस टेबल में आपको नजर आ रहा होगा, ये इन्होंने मल्टीपल डाइंस को स्टडी करने के बाद ये इन्होंने निकाला हुआ है। ठीक है, तो पेरेंट होमो एन्यूलर सिसोइड है, होमो एन्यूलर या सिसोइड पेरेंट मॉलिक्यूल है, इनका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन्होंने इनको असाइन किया 253 नैनोमीटर। इसी तरह हेट्रोएन्यूलर जो ट्रांजोइड स्ट्रक्चर्स होंगी डाइंस, इनको असाइन किया पेरेंट, इसका जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा 214 नैनोमीटर। अब अगर इसी सिजोइड स्ट्रक्चर के साथ डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो तो 30 वैल्यू असाइन करेंगे दोनों में, चाहे वो सिजोइड हो ट्रांजोइड हो। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो या रिंग रेजिड्यू हो, कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो या रिंग के अंदर डबल बॉन्ड के साथ कोई डबल बॉन्ड के साथ अटैच कार्बन की तादाद को गिन के हम इसके लिए हर एक के लिए 5 वेवलेंथ नैनोमीटर की वेवलेंथ का एडिशन करेंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो तो 5 वैल्यू असाइन करते हैं। अगर कोई पोलर ग्रुप हो इनमें से, तो जैसे OR ग्रुप हो 6, कोई हेलोजन हो क्लोरीन ब्रोमीन 5, NR2 ग्रुप हो 60 वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह इन वैल्यूज को आप यानी इन पेरेंट स्ट्रक्चर के साथ इन वैल्यूज को आप सम करेंगे डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, और फिर आप टोटल फाइनल लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं, 2 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। पहले ये वाला पहला केस स्टडी करेंगे। ये इज दिस सिजोइड या ट्रांजोइड, सिसोइड है या ट्रांजोइड है, ये वाला ये ट्रांजोइड है। ट्रांजोइड के लिए वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का पेरेंट वेवलेंथ कितना है 214 नैनोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद हम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे और रिंग रेजिड्यूज देखेंगे कलेक्टिवली। रिंग रेजिड्यूज कौन से होते हैं, साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड्स के साथ जो कार्बन अटैच हैं, इस डबल बॉन्ड के साथ ये एक कार्बन हुआ, एक रिंग रेजिड्यू, इस डबल बॉन्ड के साथ दूसरा रिंग रेजिड्यू, इस डबल बॉन्ड के साथ तीसरा रिंग रेजिड्यू। तो हमारे पास टोटल रिंग रेजिड्यूज कितने हुए 3। तो इट मीन्स कि ये हर एक के लिए 5 वैल्यू है, 5 के लिए 15। तो ये सेकंड हम ऐड करेंगे इसमें 15 नैनोमीटर का। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, ये एक साइकिल बनाएं और इसके बाहर आप डबल बॉन्ड लगा दें इस स्टाइल में। ठीक है, तो इसको आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहेंगे, साइकिल के साथ डबल बॉन्ड अटैच है डायरेक्टली। तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको फीचर नजर आ रही है इस कंपाउंड में, तो इस साइकिल के हिसाब से कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन इस साइकिल, इसको मैं कहूँ ए रिंग, इसको कहूँ बी रिंग, बी रिंग के हिसाब से कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि ए रिंग के हिसाब से एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, दिस वन। ठीक है, तो इस तरह आप इसकी वैल्यू असाइन करेंगे 5। अब इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चरल फीचर नहीं है, जैसे एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन नहीं है, पोलर ग्रुप इसमें अटैच नहीं है, तो जितनी पॉसिबिलिटीज उस टेबल के मुताबिक थी वो सारी यही है। तो अब आप इनको सम अप करें तो टोटल जो वेवलेंथ बनता है वो 234 नैनोमीटर बनता है। तो अब आप प्रैक्टिकली देखें तो ऑलमोस्ट इसका जो वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा वो 234 नैनोमीटर के एग्जैक्टली या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सेम ये भी ट्रांजोइड ही है, ये ट्रांजोइड स्ट्रक्चर हुआ, ट्रांस टू डिफरेंट रिंग्स। अच्छा, इसी तरह ट्रांजोइड के लिए 214 असाइन किया। रिंग रेजिड्यूज यहाँ पे कितने हैं 1 2 एंड 3। रिंग रेजिड्यू के लिए याद रखना है डबल बॉन्ड, रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड्स हैं उनके साथ डायरेक्टली अटैच साइकिल में जो कार्बन्स होंगे उनको आप रिंग रेजिड्यू कहेंगे। ये 3 है। ठीक है, अच्छा, कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है
और इसके अलावा पोलर ग्रुप की बात करें तो एक पोलर ग्रुप मौजूद है यहाँ पे, एक पोलर ग्रुप ओ आर के लिए हमने कितनी वैल्यू असाइन की हुई थी टेबल में 6। अब इस तरह रिंग रेजिड्यूज 3 थे 5। अच्छा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स देखें, इस रिंग को आप ए कहें, इस रिंग को आप बी कहें, तो सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर ही है, लेकिन इसमें सिर्फ ये एक पोलर ग्रुप डिफरेंट है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी एक है, ये वाला। तो इस तरह इसके लिए वैल्यू असाइन करें 5। अब आप इन वैल्यूज को ओ आर के लिए 6, अब आप इन वैल्यूज को सम करें तो इसका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन 240 नैनोमीटर हुआ। यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ ये डिफरेंस इसका है ओ आर ग्रुप का। तो ओ आर का 6 एडिशन होता है, तो इसके यहाँ इसके मुकाबले में इसका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन 6 नैनोमीटर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ होगा। इसका वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बताएं और स्ट्रक्चर बी का भी बताएं। पहले स्ट्रक्चर ए का वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बताएं मुझे। 268 आ रहा है मेरा। 268। अच्छा, बी बी का नहीं किया इधर। सर स्ट्रक्चर ए का जो लिम्डा मैक्स है वो 313 आ रहा है। 313 दूसरे स्टूडेंट का भी आ गया। अच्छा, नहीं डिफरेंट आंसर्स आ रही हैं। नहीं, 1 2 3 4 पहला एक केस डिस्कस करते हैं। 273। हाँ, तो ये सिजॉइड है। सिजॉइड का पेरेंट वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितना है 253। ठीक है, ये पेरेंट वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है। उसके बाद हम डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन देखेंगे, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेजिड्यू, नंबर 1 रिंग रेजिड्यू, नंबर 2 रिंग रेजिड्यू, नंबर 3 रिंग रेजिड्यू। आप इसको अल्काइल या रिंग रेजिड्यू समझें, ये भी ये अल्काइल चेन समझें, इसकी और रिंग रेजिड्यू सेम होती है। ठीक है, तो इस तरह रिंग रेजिड्यूज और अल्काइल चेन्स हमारे पास कितने हुए 1 2 3 4। और कोई पॉसिबल है? नहीं। अच्छा, तो हम इस 4 5 20। ठीक है, ये रिंग रेजिड्यूज आ गए। कितने थे? 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 आ गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखना है। कल इस साइकिल को देखें और इसके बाहर डबल बॉन्ड देखें। मिड वाले साइकिल की बेस पे एक डबल बॉन्ड बनता है। हाँ, एक। तो इसका मतलब इसके लिए कितना वैल्यू असाइन करेंगे? 5। नेक्स्ट हमने पोलर ग्रुप्स देखने हैं। ठीक है, तो पोलर ग्रुप्स तो कंजुगेटेड सिस्टम से दूर हैं, तो हम इनको छोड़ देते हैं। अब आप इनको वैल्यू सम करें, कितना हुआ? 270 75 278। ठीक है, तो इस तरह इसका 278 नैनोमीटर आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक? सर ये एक्सो वाला समझ में नहीं आया। क्या? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड समझ नहीं आया? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड सर ये। अच्छा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसे कहते हैं? ये साइकिल है, इस साइकिल के बाहर डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में, या इस दो भी होंगे तो इस फॉर्म में, 3 हैं तो इस फॉर्म में। सही है, तो इस तरह आप देखें, ये एक साइकिल है, इस साइकिल के बाहर डबल बॉन्ड है, तो इसको आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहेंगे, साइकिल से बाहर। अब आप स्ट्रक्चर बी देख लें, यहाँ पे आपको सिजोइड एंड ट्रांजोइड दोनों स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी ना। ये इस हिसाब से आप कहें तो ये ट्रांजोइड है, इस हिसाब से कहें तो ये सिजोइड है। कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप पेरेंट, सिजोइड या ट्रांजोइड?
तो आप वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन देखें तो ट्रांजोइड का 214 है और सिजोइड का 253 है। तो जिसका पेरेंट वैल्यू ज़्यादा है डेफिनेटली हम उसको प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कहेंगे, सिजोइड को प्रीफर करेंगे आवर ट्रांजोइड। चलें आप बी का वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बताएं अभी। बी दिस वन ए का 278 नैनोमीटर है। ये हमने कहा कि ये सिजोइड स्ट्रक्चर है जिसका वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जिसके लिए हमने असाइन किया 253 नैनोमीटर। सेम इसी तरह हम रिंग रेजिड्यूज देखेंगे, कितने हैं रिंग रेजिड्यूज, 1 2 3। अच्छा, इसके हिसाब से एक रिंग रेजिड्यू, देन इस डबल बॉन्ड के हिसाब से भी ये एक दूसरा रिंग रेजिड्यू होगा, 4 1 2 3 4। फिर ये एक रिंग रेजिड्यू हुए 5। तो इस तरह हमारे पास 5 रिंग रेजिड्यूज हैं, 1 2 3 4 5 रिंग रेजिड्यूज के लिए 5/5 करेंगे तो ये कितना आता है, 25। अच्छा, सेम इसी तरह सेकंड हमने क्या देखना है, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन देखना है। और एक्सटेंडेड कंजुगेशन के लिए हमने जो वैल्यू असाइन करनी है वो है 30। अब ऑलरेडी ये हमारा पेरेंट कंजुगेशन है, इस पेरेंट कंजुगेशन को एक ये डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है, नंबर 1 एक्सटेंडेड कंजुगेशन, दूसरा ये वाला डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन 2 है, 2 टाइम्स, तो हम 2 टाइम्स 38 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 30। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है, थर्ड नंबर पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स देखने हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स के लिए पहले इस साइकिल के हिसाब से देखें, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर इस साइकिल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी आपको एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नजर आएगा, 2 हुए। फिर इस साइकिल के हिसाब से देखें, तीसरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 वैल्यूज असाइन करनी, 5 वैल्यू असाइन करनी है, तो 3 के लिए 15। अच्छा, नेक्स्ट आपने पोलर ग्रुप देखना है। पोलर ग्रुप की बात करें तो ये कौन सा ग्रुप आएगा, OR ग्रुप। तो ये OR ग्रुप के लिए आप 6 वैल्यू असाइन करेंगे। अब आप इनको सम करें तो इनकी वैल्यूज कितनी होंगी, कैलकुलेटर्स आपके पास होंगी, यहाँ से बता देता हूँ, ये 359 नैनोमीटर आ रहा है, ठीक है। आप इनको सम करें तो ये आता है 359 नैनोमीटर। तो इसका सॉल्यूशन भी मौजूद है यहाँ पे, आगे आप उस वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बी में सिजॉइड स्ट्रक्चर था, ये रिंग रेजिड्यूज इसमें 5 थे तो ये 25 आ गया। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन एक ये रहा 2, 60। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमने 3 निकाले, एक इस रिंग के हिसाब से, एक इस रिंग के साथ, एक इस रिंग के साथ, तो इसकी वैल्यू 15 हुई। और एक OR ग्रुप यहाँ अटैच है तो इसके लिए हमने 6 वैल्यू असाइन किया और इस तरह ये 359 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वुडवार्ड्स फेजर रूल फॉर डाइंस के मेन पोस्टुलेट्स को हम विथ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने डिस्कस की। तो इस लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं, टाइम भी हो गया है। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में ये फेजर कोहेरेंट रूल फॉर कंजुगेटेड पॉलीइंस पढ़ेंगे।